Hello, good afternoon, and hope you all will be okay. Today we are going to start the next topic of our chapter, and our topic is refraction through a rectangular glass slab and lateral displacement, जिसे हम lateral shift भी कहते हैं, ठीक है ना। तो lateral displacement नेचुरल फिनोमिना है, डेली लाइफ में आप बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऑब्जर्व भी करते हैं, है ना। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। आप सब स्केल यूज़ करते हैं जब भी आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं, इसमें भी ऑप्टिक्स में भी आप बनाते होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस है या आप इंसिडेंट रे ड्रॉ करना चाह रहे हैं सीधी, तो स्केल यूज़ करते हैं ना। तो कभी आपने देखा होगा नोटबुक या बुक पर जब स्केल रखा है तो उसके नीचे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से रेज्ड अप आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप स्केल को हटाओगे तो उनकी पोजीशन अलग होती है, स्केल लगा कर देखेंगे तो अलग होती है। ऐसे करके आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। या कोई बच्चा अगर स्पेक्टिकल्स यूज करता है तो वो भी ऑब्जर्व कर सकता है, स्पेक्टिकल्स लगाकर थोड़ा सा या हटाकर देखता है तो सामने वाली चीज़ है उसको ज़रा से शिफ्टिंग दिखाई देती है, शिफ्ट हो जाती है। या ऐसा हो सकता है कि कोई वाटर का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट वाटर फिल्ड है, कुछ वाटर फिल्ड है और कुछ एम्प्टी है, आप ये भी कह सकते हैं। और उसके अंदर आपने पेंसिल को रख दिया जो कि आपके ग्लास के लेवल से बड़ी है, तो आप क्या देखेंगे, वो पेंसिल है बाहर से आपको अलग लाइन में शो हो रही है। ग्लास के अंदर जाने पर आपको ये लगेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक है, और ग्लास से जो हिस्सा उसका वाटर में डिप है उसमें थोड़ा सा और भी ब्रेक डाउन आपको नजर आएगा। तो ये सब जो फिनोमिनाज हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, या इसको शिफ्टिंग भी कह सकते हैं कि कितना शिफ्ट हो गई है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट की रे थी या लाइट थी वो कितना शिफ्ट हो गई है। तो इस सब को हम स्टडी करेंगे, और स्टडी करेंगे कि उस लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, या वो किस किस कंपोनेंट पर, किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी उसकी शिफ्टिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसके लिए सबसे पहले हमको ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसिडर करेंगे। ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, ये फर्स्ट मीडियम है, एयर आप कह सकते हैं, ठीक है, ए भी कह सकते हैं। ये सेकंड मीडियम ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप Na कहेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप Ng कहेंगे। फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं तो आप इसको 1 और आप इसको 2 कह सकते हैं, ठीक है। रे आपकी इंसिडेंट हो रही है बेटा, ये देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है। जहां रे इंसिडेंट होगी वहां हमें सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जहां आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वहां आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, तो ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपकी ग्लास स्लैब रास्ते में नहीं आई होती तो आपकी रे है वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती, तो वो पाथ कैसा होता हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये पाथ होता आपका, ठीक है। आपकी रे का पाथ यही होता ना स्ट्रेट। बट अब क्या होगा, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी रे आ गई है, और आपको पता है जब रे मीडियम चेंज करेगी तो बैंड होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, या कम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिलहाल एयर से ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ना, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, कुछ ऐसी मीन्स उधर जाने की बजाय, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छे से, वो अपने उसी पाथ पर जाने की बजाय क्या करेगी, कुछ टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। हम ये ले सकते हैं, ये था नॉर्मल, ये था इसका ओरिजिनल पाथ, और ये कुछ टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे आ जाएगी, क्लियर है। तो ये एंगल ऑफ क्या बन जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है फर्दर जब ये ग्लास से एयर में जाना चाहेगी तो फिर से क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ इंसिडेंस हुआ था तो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट के लिए, तो ये रे क्या काम कर रही है, इंसिडेंस का काम कर रही है ना, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रहा होगा। देखो ये आपकी रे, ये आपकी जो लाइन है ग्लास स्लैब की, और ये जो बाउंड्री है वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। और इस पर ये नॉर्मल है, इस पर ये नॉर्मल है, तो पैरेलल लाइंस पे जो नॉर्मल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल। इनको ऐसे मिलाया तो आपकी क्या बन गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स बन गए। जेड की शेप बन रही है ना, अल्टरनेट अपोजिट, तो अगर ये आर है तो ये भी किसके इक्वल होगा, हमेशा आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन दिस टाइम ये ग्लास से एयर में आएगी, मीन्स डेंसर से रेयर। अब अगर डेंसर से रेयर है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मीन्स इसको आना चाहिए था उसके बजाय कुछ दूर चली जाएगी, और
और ये बात हुआ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, तो इस एंगल को हम आई डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आई डैश। और आपकी ये रेज दिखाई देने में पैरेलल है, बट हम इन्हें प्रूव भी करेंगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। हम पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है के, ठीक है, जहां फर्स्ट इंसिडेंस हुआ वो है एल, सेकंड इंसिडेंस हुआ वो है एम, और ये आपका जहां ये बाहर आ जाएगी वो पॉइंट एम। मीन्स आपकी रे का पाथ हम स्टडी कर रहे हैं, के टू एल, एल टू एम एंड एम टू एन, एन तक का पाथ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई स्नेल्स लॉ। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं वो सुन लीजिए। फिलहाल हम प्रूव कर रहे हैं कि ये दो एंगल्स होते हैं, ये सेम होते हैं। इसके बाद आप हर एक क्वेश्चन में इसे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम अब प्रूव करना सीखेंगे कि जिस मीडियम से आपकी रे इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया ना अंदर, और वो बाद में उसी मीडियम में आ जाए, लास्ट का मीडियम सेम हो जाए, बीच में 2, 3, 4 मीडियम हो सकते हैं। मीडियम अगर सेम होगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ एमर्जेंट भी होगा। यहाँ आपकी रे अंदर से बाहर आई है तो इसे एमर्जेंट एंगल कह सकते हैं। तो ये आई और ये आई डैश इक्वल होंगे, और ये आई और आई डैश अगर इक्वल होंगे तो आपकी जो रे का पाथ था ओरिजिनल और ये फाइनल पाथ है, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। सेम तो हो नहीं सकते क्योंकि बीच में शिफ्टिंग आ गई है ना, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। आगे तक जब भी आपकी लाइट जाएगी पैरेलल ही जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ के, ठीक है। तो वो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। अप्लाई स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बेटा। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एल, एल पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एल पर इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू एयर टू ग्लास। क्या है? एयर टू ग्लास, या आप कह सकते हैं फर्स्ट टू सेकेंड। तो एयर टू ग्लास है तो ए एन जी हम कह सकते हैं, इसको आप ये कहेंगे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए सेकेंड, सेकेंड में फिर से अप्लाई किया आपने, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब कहाँ अप्लाई करेंगे? समझ गए होंगे आप कौन सा पॉइंट होगा आपका? एट एम, यहाँ एल पर हो गया, अब एम पर हम अप्लाई कर रहे हैं। एम पर करेंगे तो वहां फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इंसिडेंस का काम कौन कर रहा है यहाँ? आर। इंसिडेंस का काम ये एंगल कर रहा है जो इसके इक्वल था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे साइन आर बाय रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का एंगल है आई डैश, तो हम इसे कहेंगे साइन आई डैश इक्वल्स टू। अब ग्लास से एयर में आई है, तो ग्लास से एयर में आई है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ग्लास टू एयर, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं ए जी। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी एन जी ए है और ये एन ए जी है। और आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पढ़ा था कि एन जी ए को 1 बाय एन ए जी लिखा जा सकता है। बताइए लिखा जा सकता है या नहीं? तो इनमें से मैं किसी एक को रिप्लेस कर सकती हूँ, आप चाहे इसे रिप्लेस करें या इसे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस एन ए जी इक्वल्स टू एन ए जी बाय 1 बाय एन जी ए, ठीक है। इन इक्वेशन सेकेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने सीखा था, तो आप कह सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वहां से आपने कंक्लूजन निकाला था ये, ठीक है। तो अब ये अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? अब देखिए साइन आर बाय साइन आई डैश इक्वल्स टू 1 बाय क्या बन गया? जी ए, 1 बाय एन जी ए। ये इक्वेशन थर्ड। अब आपकी सेकंड है वो मॉडिफाई होकर क्या बन गई है? थर्ड। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, या हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद सेकंड, तो हम कर विद थर्ड, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट विद थर्ड, क्योंकि सेकंड को तो मॉडिफाई करके थर्ड बना दिया। अब फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड की मल्टीप्लाई होगी और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखिए यहाँ साइन आई
बाय साइन आर इनटू, और यहाँ क्या है साइन आर बाय साइन आई डैश इक्वल्स टू, यहाँ था एन जी ए इंटू, यहाँ था 1 बाय एन जी ए, 1 बाय एन जी ए। देखिए जरा ये बन गया था ना मॉडिफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई किया तो आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये जी ए से जी ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी साइन आई बाय साइन आई डैश इक्वल्स टू 1, या हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो साइन आई डैश आ जाएगा। अब अगर साइन ऑफ एंगल दूसरे साइन ऑफ एंगल के इक्वल है तो एंगल्स आर सेम, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपका आई है वो किसके इक्वल होगा, आई डैश के। तो आपने प्रूव कर दिया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ यू कैन प्रूव दैट द इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल। इंसिडेंस तो क्या होता है, शुरू में रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया इंसिडेंस होते वक्त वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एमर्जेंट क्या होगा, लास्ट 2 3 4 जितने भी आपके मटेरियल थे सब में से पास होने के बाद उसी मीडियम में फिर से जब वो ट्रांसमिट हो रही है, बाहर आ रही है, तब जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट एंगल। कई बार हम इसे ई से भी शो कर सकते हैं, आई डैश कहो या ई कहो। आप ई कहोगे तो आपका आई इक्वल टू ई हो जाएगा, अब क्या है आई इक्वल टू आई डैश, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ विल यू प्रूव दैट इनिशियल रे एंड फाइनल रेज आर पैरेलल, मींस इनिशियल जो पाथ था और ये था, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कैसे प्रूव करोगे, तो हम यही सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे कि ये दोनों एंगल सेम है, जितने एंगल से अंदर गई थी उतने से बाहर गई है, इसका मतलब पहले वाली रे और बाद वाली रे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये था बेटा इसका रीजन कि पैरेलल आप कैसे प्रूव करोगे, या आपके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करें, देखिए ये वैसे अभी अभी आपने जो प्रूव किया है आई इक्वल टू आई डैश, इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। चलिए तो अब हमें पढ़ना है बेटा लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहले ये देखिए लेटरल शिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, ये इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो अभी डायग्राम आपको शायद क्लियर होगा, आपकी रे का पाथ पहले कहाँ गई फिर कहाँ गई और कहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इसमें आपने अभी अभी प्रूव किया है आई और आई डैश क्या है, इक्वल है। तो आपकी जो एमर्जेंट रे है, जो ये बाहर गई इसे हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे, और ये है आपकी इनिशियल रे, इनिशियल या इंसिडेंट रे कह सकते हैं, ये तो आपका इनिशियल रे का पाथ है और ये आपकी एमर्जेंट रे का पाथ है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। अब कोई भी जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप कहीं भी देखें लास्ट तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों, यहाँ भी क्या है, दोनों पैरेलल हैं, और इन दोनों पैरेलल रेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट होती है, ठीक है। तो जैसे अभी तक मैं बता रही थी कि आप स्केल के थ्रू कुछ वर्ड्स को देखते हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो रेज अप सी दिखती है। अब स्केल की बजाय आपके पास कोई और है, ग्लास स्लैब ही है, तो स्केल से ज़्यादा थिक होगी, तो वो जो वर्ड्स जो रेज अप दिख रहे थे वो ज़्यादा रेज अप दिखेंगे, मीन्स जो शिफ्टिंग है वो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या थिकनेस पे, इन सब पे जो शिफ्टिंग है वो डिपेंड करती है। वो कैसे, वो अब हम मैथमेटिकली ड्रॉ करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ क्या, हमें रिफ्रैक्शन में शिफ्ट निकालनी है, तो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कौन सा, ये आपकी रे है, ये आपकी रे है, तो इनके बीच का देखिए ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आप यहाँ से मापेंगे तो भी इतना ही आएगा, सेम आएगी ना वैल्यू, यहाँ से मापेंगे तो भी इतनी ही आएगी, यहाँ से मापेंगे जो इसका एमर्जेंट पॉइंट था तो भी इतनी ही आएगी, एमर्जेंट पॉइंट से आपने लगा दिया यहाँ पे। लेकिन अब अगर यहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे तो क्या आ रहा है, डिफरेंस, यानी कि जब ये इनसाइड थी तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब
ये तो आपकी आई रे है, लेकिन जैसे ही आपकी रे यहाँ से बाहर निकल गई, इमर्जेंट हो गई, उस पॉइंट से आगे इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी ये पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है इनका, जो एट द इमर्जेंट पॉइंट पर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करना है। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बताइए, ये चीज क्लियर हुई या नहीं आपको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल रे एंड इमर्जेंट रे, इनिशियल और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे आगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली जब हम ड्राइव करेंगे तो इनको ड्राइव कर पाना मुश्किल है, लेकिन इनकी डिस्टेंस तो सेम है, इसको हम ड्राइव कर लेंगे ट्रायंगुलर मेथड कुछ लगाकर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह हम कुछ लगाएंगे, अभी आप देखिएगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लगाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपके पॉइंट्स हैं, ये m है, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मैं इसे कह सकती हूँ n डैश। ठीक है, हम हमारी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। और अब आपको डिस्टेंस m n डैश चाहिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है यहाँ, m n डैश है, तो अब m n डैश कैलकुलेट करना है। आपको एक ट्रायंगुलर सी शेप नजर आ गई होगी, ये आपकी ओरिजिनल रे का पाथ था। ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस ये यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर 90। क्लियर है? अब अगर ये 90 है तो ये एक हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये पॉइंट था आपका L, L M N डैश, तो पहले तो हम लिख सकते हैं L M N डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, और हमें कैलकुलेट इसे करना है। अब देखो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, अब 90 डिग्री एंगल है तो इनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड हो गई ना, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या पता है कि हम ये निकाल पाए? अब ये एंगल तो हमें नहीं पता ना, देखो इतना पता है r है, ये नहीं पता है ना। ठीक है, लेकिन इसे हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपकी जो इंसिडेंट रे थी ये वो पाथ है आपका, एक ओरिजिनल पाथ है, और ये आपका नॉर्मल है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल से इसके बीच का जो एंगल था ना, पूरा नॉर्मल से, वो तो किसके इक्वल था बेटा, आई के इक्वल। लेकिन आपकी रे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड के बीच निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है, ये छोटा सा, तो ये क्या हो जाएगा, आई में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन तो समझ आया होगा ना कि ये तो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो शुरू में तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल था वो ये था पूरा बड़ा वाला, लेकिन आपकी रे ने अपना पाथ चेंज कर दिया और थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, तो जितनी शिफ्ट हुई है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से शो करते हैं। और कितनी शिफ्ट हुई है, पूरे एंगल में से जितनी अब है, जितना अब बना रही है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो एंगल आ गया जितनी उसने शिफ्टिंग की है। तो अब आपको ये एंगल पता चल गया, इस ट्रायंगल में ये जो मेन एंगल है इन दो लाइन के बीच का वो कितना है, एंगल डेल्टा, या इसको हम I माइनस R कह सकते हैं। और एंगल के सामने वाले को हम हमेशा कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, आपको पता है, और जिसके साथ ये 90 बनाता है उसे हम कहेंगे बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्लियर हो गया कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस और कौन हाइपोटेन्यूज है। इसके बाद अब कैलकुलेट आपको परपेंडिकुलर करना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो हम कोस लगा सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या अब इसमें देखिए आपको नहीं पता, अब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो बेस तो हम कैलकुलेट कर भी नहीं पाएंगे, तो ये वाला तो हम कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम किसी तरीके से इस बीच की लाइन को जो कि LM है, जो कि हाइपोटेन्यूज है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक और ट्रायंगल बना लें, जो ये L है ना, यहाँ हमने ड्रॉ किया यहाँ तक, ठीक है, इसे मैंने L डैश नाम दे दिया। तो अगर मैंने इसे ड्रॉ किया तो ये देखिए L, L डैश और N एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये एंगल है सामने वाला, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो ये 90 बना रहा है, तो ये बन जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है।
जो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस है वो इसमें भी हाइपोटेनस होगा, ये कॉमन है। तो मैं इस ट्राइंगल को यूज करके इस हाइपोटेनस को निकाल पाऊंगी और फिर इस हाइपोटेनस को पुट करके हम परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो हम देखते हैं, पहले ये हाइपोटेनस ही निकाल लेंगे या फिर हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें इसमें क्या पता है, तो पहले हम क्या लेंगे, टेक राइट ट्राइंगल। कौन सी ले रहे हैं हम? एल डैश एम ले रहे हैं, ठीक है बेटा। अब एल डैश एम आपने ली है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये तो नॉर्मल है जो मैं नीचे तक ले आई, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। मुझे हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और बेस हमें पता होगा। कैसे पता होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए हम इसको थिकनेस ऑफ स्लैब कह सकते हैं। बताइए, कह सकते हैं ना कि स्लैब कितनी चौड़ी है, ये इतना ही होगा। तो थिकनेस ऑफ स्लैब को हम टी से डिनोट करेंगे, तो ये थिकनेस ऑफ स्लैब के इक्वल होगा जो कि बेस है, और हम हाइपोटेनस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा फंक्शन है जिसमें बेस और हाइपोटेनस यूज होते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस कोस। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, कोस ऑफ आर, क्योंकि एंगल आर है ना, कोस ऑफ आर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस कौन है देखिए जरा, एल डैश, हाइपोटेनस कौन है, एल एम है, तो हाइपोटेनस को हमने लिखा एल एम, ठीक है। और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको भी यहाँ रख लेते हैं, आप चाहे तो एल डैश को टी रख सकते हैं, बाद में हम रख लेंगे। एल डैश आपकी क्या होगी, टी, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपकी ट्राइंगल थी फ्रॉम ट्राइंगल, अब हम फ्रॉम ट्राइंगल ले रहे हैं आपकी कौन सी, एल एम एन डैश। अब एल एम एन डैश में हमें एल एम की वैल्यू पता चल गई है। यहाँ से देखिए एल एम की वैल्यू क्या है, एल एम, आपका एल एम ऊपर चला जाएगा और ये कोस नीचे आएगा, तो ये एल एम बन जाएगा एल एल डैश बाय कोस आर, या इसको टी बाय कोस आर कह सकते हैं। बताइए जरा, क्लियर है? एल एम ऊपर जाएगा तो कोस आर नीचे आएगा, तो ये एल एल डैश बाय कोस आर, और एल एल डैश क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, तो ये टी बाय कोस आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब एल एम एन डैश में आपको एल एम का पता है, मीन्स आपको किसका पता है, हाइपोटेनस का, और कैलकुलेट कौन करना है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या कहलाता है, साइन। तो हम साइन ऑफ एंगल लिखेंगे, कौन से वाला एंगल लिखेंगे, ये इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच है आई माइनस आर, या मैं इसको साइन डेल्टा भी कह सकती हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा। तो हम लिखेंगे साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू, अब क्या होगा यहाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एल एम है, तो हम पहले एल एम लिख लेते हैं, ठीक है। और बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर तो ये था ना एम एन डैश, तो हम एम एन डैश लिख लेते हैं, और हाइपोटेनस कौन है, एल एम, तो ये एल एम हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, आपको पता है लास्ट एम एन डैश कैलकुलेट करना है, तो एम एन डैश क्या होगा, सो एम एन डैश इक्वल्स टू, ये एल एम है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इंटू एल एम, ठीक है। एम एन डैश साइन आई माइनस आर इंटू एल एम है, और हम आगे वैल्यू पुट करेंगे, तो एम एन डैश की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, ये तो क्या है, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई माइनस आर इंटू एल एम, और एल एम को हम पुट कर देंगे यहाँ। अब पुट करेंगे तो देखिए क्या है, टी बाय कोस आर, तो ये आ जाएगा टी बाय कोस आर, तो ये आपके एम एन डैश यानी कि जो लेटरल शिफ्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा लेटरल शिफ्ट, जिसको आप एम एन डैश कह रहे हैं, यह आ जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर, डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन बाय कोस आर, ये होती है आपकी लेटरल शिफ्ट, ठीक है। आप चाहे तो साइन आई माइनस आर को डेल्टा कह सकते हैं, यानी कि आप एम एन डैश को टी इंटू साइन डेल्टा बाय कोस आर भी कह सकते हैं, क्लियर है। मीन्स आपको
IR की बजाय डेविएशन और रिफ्रैक्शन दे रखा हो तो आप ऊपर रिफ्रैक्शन पुट कर लेंगे सीधा, साइन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन बाय कोस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये आपकी लेटरल शिफ्ट होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एक तो ये देखिए जो MN है, जो MN है वो डायरेक्टली T पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लेटरल शिफ्ट है यानी कि MN डैश है वो डिपेंड कर रही है T पर। मीन्स थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी शिफ्टिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स आपकी थिकनेस अगर कम होती, इतनी होती, तो आपकी रे यहीं से पैरेलल हो जाती तो इनके बीच की शिफ्टिंग कम होती ना। अगर इसकी शिफ्टिंग ज़्यादा मीन्स और ज़्यादा जाती तो और भी ज़्यादा दूर चली जाती, आपके ओरिजिनल रे और इमरजेंट रे के बीच काफ़ी गैप हो जाता। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी लेटरल शिफ्ट? थिकनेस पे। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड कर रही है। I माइनस आर है, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। और एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर डेविएशन। ठीक है, तो ये जो आपकी शिफ्टिंग है ये डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करेगी बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। या आप ये भी कह सकते हो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थिकनेस है। उसके साथ साथ आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता तो रे और पास होती, कम डेविएशन होता, क्योंकि इंसिडेंस कम होगा तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपकी जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड करती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, आपकी जो रे ऑफ लाइट है उसकी कोई वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड होता है। आपको ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, और वेवलेंथ जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसमें स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ में चेंजमेंट आता है। ठीक है, तो लाइट की वेवलेंथ पर भी आपका रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है। तो और किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन जो आपकी शिफ्टिंग है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मटेरियल कैसा है उस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट थिंग तो हमने ये पढ़ी कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट हैं वो सेम होते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंट और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो आपकी जो इंसिडेंट रे थी उसका जो ओरिजिनल पाथ और जो आपका रिफ्रैक्टेड इमरजेंट पाथ है वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और अगर वो पैरेलल है तो उनके बीच कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिए बेटा, अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बी हैप्पी एंड बी सेफ बेटा। थैंक यू सो मच।